हेलो दोस्तों, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा है कि जो विलियम हॉकिंस जो होता है वो जो अंग्रेजों की तरफ से आता है इंडिया पे, वो किस जहाज से आता है, उस जहाज का नाम क्या है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जानना जरूरी है कि विलियम हॉकिंस जो इंडिया में आता है, जो जहांगीर के दरबार में आता है, जो 1608 में आता है, वो किस जहाज से आता है। तो उस जहाज का नाम है हेक्टेयर। आप याद रखेंगे, ये दिमाग में रखना है कि उस जहाज का नाम है हेक्टेयर। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा कि पुर्तगाली कैसे इंडिया पे आते हैं, अपना वर्चस्व कायम करते हैं, और कैसे उनका डिक्लाइन के बारे में बताया कि वो कैसे उनका इस देश से पतन होता है। उनके कुछ कुछ ऐसे पॉलिसी थे, कुछ कुछ उनके मिसगाइडेड पॉलिसी थी जो कि उनके पतन का कारण बना। तो मैंने ये बताया है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस वीडियो को देखें जाके, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा पुर्तगालियों के बारे में। तो बात अब ये उठती है कि अब किसके बारे में पढ़ना है। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में ये बताया है कि इंडिया पे जो यूरोपियन कंट्री है वो उनके आने का क्रम क्या है, उनके आने का क्रम क्या है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर इंग्लिश आते हैं और फिर फ्रेंच आते हैं। तो इसको याद करने का क्या तरीका है, PDEF, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया है कि PDEF से आप इसको रट सकते हैं। तो पुर्तगालियों के बारे में हमने पढ़ा, अब डच के बारे में पढ़ते हैं। तो अब डच जो है, उनकी भी इच्छा होती है कि वो भी एशियन कंट्रियों में जाए और वहाँ पे भी अपना ट्रेड करें, क्योंकि सबकी इच्छा होती है प्रॉफिटेबल ट्रेड करने की। तो डच भी चाहता था करना। तो इसकी शुरुआत होती है 1596 में, कि जब उनके यहां से एक आदमी निकलता है, डच से एक आदमी आता है ईस्टर्न की तरफ। इसका नाम रहता है कॉर्नलिस दे हॉटमैन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डचों की तरफ से पहला इंसान या पहला आदमी निकलने वाला कौन है जो ईस्टर्न तरफ जाता है, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम आप लोग याद रखेंगे, हॉटमैन नाम रहता है, कॉर्नलिस दे हॉटमैन। तो कॉर्नलिस दे हॉटमैन जो है वो सबसे पहले इंडोनेशिया में जाता है। फिर क्या होता है कि 1602 की बात है, 1602 की बात है कि नीदरलैंड स्टेट जो होता है, स्टेट ऑफ नीदरलैंड, जो कि जिसको हम डच बोल रहे हैं आज, जो डच है वो आज का नीदरलैंड और हॉलैंड है बेसिकली। तो वो जो स्टेट ऑफ नीदरलैंड है, वहाँ पे बहुत सारी कंपनियां अब चाहती हैं कि वो इंडिया में जाके ट्रेड करें। तो स्टेट ऑफ नीदरलैंड क्या करता है कि 1602 में वो सारी कंपनियों को एक साथ मिला के एक कंपनी बनाता है, जिसका नाम रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड कब बनता है, ये क्वेश्चन आता है। तो ये दिमाग में रखेंगे कि 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड बनता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड बन गया, तो अब ये कहाँ जाएंगे, तो अब ये इंडिया में आएंगे। उस समय इंडिया में कौन था, आपको पता होगा कि उस समय इंडिया में पुर्तगाल का शासन था, या पुर्तगाल वहां पे ट्रेड पे अपना मोनोपोली बना चुके थे। ठीक है, तो जैसे ही वो इंडिया आते हैं तो यहाँ पे उनका कंपटीशन किसके बीच में होगा, तो उनका कंपटीशन पुर्तगालियों के बीच में होगा। तो वो क्या करते हैं कि 1605 में, डेट याद रखेंगे, 1605 में यहाँ मसूलीपट्टनम में वो अपना पहला फैक्ट्री बनाते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो डच जो है इंडिया में सबसे पहला फैक्ट्री कहाँ बनाते हैं। तो इंपॉर्टेंट यही है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि डच इंडिया में सबसे पहला फैक्ट्री कहाँ बनाया। तो डचों ने इंडिया में सबसे पहला फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बनाया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि मसूलीपट्टनम है कहाँ। तो मैप तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो भी आपको नाम बता रहा हूँ उसको आप जाइए और मैप पे देखिए। तो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो मसूलीपट्टनम में इन्होंने सबसे पहले अपना फैक्ट्री बनाया डचों ने। अब क्वेश्चन आता है कि इन्होंने कब बनाया, तो 1605 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री बनाया डचों ने। ठीक है, और इन्होंने 1605 में अम्बोइना नाम की एक जगह है इंडोनेशिया में, अम्बोइना। तो अम्बोइना को भी इंडोनेशिया में इन्होंने कब्जा कर लिया। किससे, पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों से इन्होंने कब्जा किया क्या, अम्बोइना।
जो कि इंडोनेशिया में है, वहाँ पे इन्होंने कब्जा कर लिया। तो बेसिकली इनका ज़्यादा फोकस इंडिया पे नहीं था, डचों का ज़्यादा फोकस इंडिया पे नहीं था। डचों का ज़्यादा फोकस कहाँ पे था ट्रेड करने के लिए? इंडोनेशिया में, क्योंकि इंडोनेशिया का वो ज़्यादा भाग वो अपने अंडर में कर चुके थे इंडोनेशिया में। तो उनका बेसिकली मोनोपोली कहाँ पे उनका ट्रेड का टारगेट था? इंडोनेशिया में। तो वो इंडोनेशिया में स्पाइसेस वो इंडिया से नहीं लेते थे, वो इंडोनेशिया से लेते थे। तो इंडिया से वो क्या लेते थे? तो इंडिया से वो कॉटन लेते थे, सिल्क लेते थे, इंडिगो लेते थे। तो इंडिया से वो कॉटन, सिल्क और इंडिगो लेते थे, और इंडोनेशिया में अपना उनका मोनोपोली था। वो इंडोनेशिया में स्पाइसेस जो भी होता था वो इंडोनेशिया से लेते थे। तो इसलिए उन्होंने 1605 में, 1602 में ही बना, और 1605 में उन्होंने अम्बोयना किससे छीन लिया? पुर्तगालियों से छीन लिया। फिर इंडिया में इन्होंने एक और लैंड छीन लिया, किससे? पुर्तगालियों से छीना, जिसका नाम था नागापट्टनम। तो आपको दिमाग में हमेशा याद रखना है कि पुर्तगालियों से डचों ने कौन कौन जगह छीना। तो पहला जगह था अम्बोयना, और दूसरा जगह था क्या? नागापट्टनम। अब क्या होता है कि ये इनका मानसिकता ये थी डचों की कि हम आए और जल्दी जल्दी अपना फैक्ट्री बनाए, जल्दी जल्दी यहाँ पे अपना ट्रेड का मोनोपोली करें। तो क्या करते थे कि जो ब्रिटिशर्स जो थे और चाहे पुर्तगाली थे, उनका माइंडसेट ऐसा नहीं था। वो पहले अपना ट्रेड में बनाना चाहते थे, फिर यहाँ पे सेटलमेंट चाहते थे। कुछ टाइम ग्रेजुअली का मतलब कुछ समय के बाद ये अपना मतलब मोटिव दिखा रहे थे, लेकिन इनका पहले से ही मोटिव था कि यहाँ पे आए, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे अपना वर्चस्व बनाए, कुछ भी करना हो, लड़ाई करना हो, मार धार करना हो, कुछ भी करना हो, यहाँ पे अपना डचों का राज चले, बस डच ही यहाँ पे राज करे। तो इसके लिए उन्होंने इनके बीच इनका फिर कंपटीशन होता है अंग्रेजों से। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई होती है अम्बोयना में। अम्बोयना में इनकी लड़ाई होती है अंग्रेजों से। देखिए, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको कंपटीशन तो मिलेगा ही। तो इनका जो कंपटीशन अब किससे था? ब्रिटिशर्स से था। लेकिन जो इंग्लिश मैन जो थे या ब्रिटिशर्स थे, अब इनका जो ट्रेड का जो राइवरी था, मतलब इनकी दुश्मनी जो थी, अब वो किस में बदल चुकी थी? ब्लडी वॉर में बदल चुकी थी। मतलब ये किसी हाल में ये गुजर सकते थे, ये दोनों, अंग्रेज और डच, ये दोनों किसी भी हाल में अब गुजर सकते थे ट्रेड को अपना स्थापित करने के लिए इंडिया में। तो ये क्या होता है कि इतना इनका लड़ाई फैल गया कि अम्बोयना में डचों ने क्या किया, 10 अंग्रेजों और 9 जापानियों को मार दिया। अंग्रेज के जो आदमी थे उनको इन्होंने मार दिया, जिसके चलते कब मारा, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अम्बोयना की लड़ाई कब हुई। तो आपको दिमाग में रखना है 1623 में। तो 1623 में अम्बोयना की लड़ाई होती है, जिसमें डचों ने अंग्रेज के 11 सिपाहियों को 10 सिपाहियों को मार दिया और 9 जापानीज को भी मार दिया। ये बात जब इंग्लिश मैन को पता चली तो ये भी अब लड़ाई करने के मूड में है। अब दोनों के बीच में लड़ाई होती है, इंडिया में लड़ाई होती है, इंडोनेशिया में लड़ाई होती है, मतलब जहां भी ये मिल गया लड़ने लगते हैं। तो फिर क्या होता है कि 1667 में मतलब 1667 में इनके बीच में कंप्रोमाइज होता है। मतलब इनके बीच में कंप्रोमाइज मतलब होता है कि एक तरह से इनके बीच में ट्रीटी साइन होती है। क्या ट्रीटी में क्या रहता है कि जो इंडोनेशिया में भाई तुम राज करो और इंडिया में हमको राज करने दो। तो इंडोनेशिया में कौन राज करेगा? इंडोनेशिया का जितना भी परमिट है वो डचों के हाथ में रहेगा, और इंडिया का जितना भी परमिट है वो किसके हाथों में रहेगा? अंग्रेजों के हाथों में। इनके बीच में कंप्रोमाइज होता है। कब होता है? तो 1667 में इनके बीच में कंप्रोमाइज होता है। तो जब इनके बीच में कंप्रोमाइज होता है तो आगे चल के भी इनके बीच में बहुत सारी लड़ाई होती है, जिसको बोलते हैं एंग्लो डच वार, जो कि 1672 से लेके 1674 तक इनको बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है। कारण ये होता है कि कभी डच इनके जहाज़ों को लूट लेते हैं, कभी जला देते हैं, कभी ये इनके जहाज़ों को लड़ा मतलब कैप्चर कर लेते हैं, कभी ये कर लेते हैं, मतलब ये सिलसिला चलते रहता है और एंग्लो डच वार होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डच का डिक्लाइन कैसे हुआ? तो डच का डिक्लाइन तो पहले मैंने आपको बताया कि डचों का डिक्लाइन सबसे पहले होता है ये एंग्लो डच वार जो होता है, इनके बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, हमेशा ये एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। 1672 से लेकर 1674 में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं जहाज़ों को कैप्चर करने की वजह से। अब डचों का जो लास्ट होता है वो होता है आपको बैटल ऑफ पलासी। तो बैटल ऑफ पलासी को समझना होगा, तो ये आगे के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि एक मीर जाफर था,
बंगाल में जिसका राज था, मीर जाफर। तो मीर जाफर को अंग्रेजों ने पपेट के रूप में उनको बैठा दिया था। सिराजुद्दौला नाम का एक राजा था जिसको मार के, बैटल ऑफ पलासी आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के, जो कि 1757 में बैटल ऑफ पलासी होता है, जिसमें अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब उस समय जो थे सिराजुद्दौला, उनके बीच में लड़ाई होती है और जिसमें बंगाल की हार हो जाती है और उसकी जगह पे मीर जाफर को बैठा दिया जाता है। ठीक है, तो मीर जाफर वहाँ पे बैठता है बैटल ऑफ पलासी के बाद। तो क्या होता है कि अंग्रेज एक तरह से उनको पपेट बनाते हैं, मतलब एक कुत्ता है, अंग्रेजों का कुत्ता है एक तरह से मीर जाफर, और उससे वो खूब पैसा लेते हैं कि आप हमको पैसा दीजिए, मेरा पैसा घट रहा है, हमको फिर से पैसा दीजिए, हमको ट्रेड करने में आप फ्री ट्रेड दीजिए, कोई टैक्स वैक्स अपन नहीं देंगे बंगाल में, आप खाली वहाँ बैठे रहिए, जो भी काम होगा वो हम संभालेंगे और हम वहाँ पे हम मालिक हैं और आप केवल कुर्सी पे बैठिए। तो मीर जाफर को थोड़ा खराब लगने लगा कि अंग्रेज तो मतलब हम पे चढ़ते ही जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, हेल्प मांगा डचों से इन्होंने हेल्प मांग लिया। तो अब क्या होता है कि डचों से जब इन्होंने हेल्प मांगा तो डचों और अंग्रेजों के बीच में एक लड़ाई होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ हुगली, और बोल सकते हैं बैटल ऑफ बेदरा। बैटल ऑफ हुगली और बैटल ऑफ बेदरा दो नाम है, इसको याद रखेंगे कि बहुत बार पूछा जाता है बैटल ऑफ हुगली और बैटल ऑफ बेदरा। वही ये लड़ाई है जिससे डचों का अंत भारत में हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि बैटल ऑफ बेदरा कब हुआ, बेदरा या बैटल ऑफ हुगली, तो 1759 में हुआ, जिसमें डचों की हार होती है और भारत से डचों का सफाया हो जाता है। तो डचों के बारे में आपको 2-3 पॉइंट हमेशा याद रखना है कि सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि डचों में सबसे पहले कौन आता है, तो डचों से सबसे पहले कौन आता है, कॉर्नलिस दे हॉटमैन। दूसरा बात आपको याद रखना है कि सबसे पहले इन्होंने अपना फैक्ट्री कहाँ बनाया, तो उन्होंने सबसे पहले अपना फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में बनाया 1605 में। फिर इनका तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इन्होंने अम्बोयना में, जो इंडोनेशिया में, वहाँ पे ब्रिटिशर्स के विरुद्ध वॉर किया, जिसमें उन्होंने 10 अंग्रेजों को मार दिया और 9 जापानीज को मार दिया, जिसके चलते एक वार शुरू हुई और इनके बीच में एक कंप्रोमाइज होता है जो कि 1667 में होता है, और उसके चलते इंडोनेशिया का जो अधिकार है वो डचों के हाथों में आ जाता है और अंग्रेजों का हथियार जो है जो हाथ में, अंग्रेजों के हाथ में इंडिया आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ बेदरा जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैटल ऑफ बेदरा से ही बेदरा या हुगली जो 1759 में होता है, आपको रट लेना है कि 1759 में बैटल ऑफ हुगली, जिसको हम बैटल ऑफ बेदरा भी बोलते हैं, वो डचों और अंग्रेजों के बीच होता है और जिसमें डचों की हार होती है और इसी के बाद से डचों का भारत से सफाया हो जाता है। तो हमने डचों के बारे में पढ़ा और इसके आगे के लेक्चर में हम लोग अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे, जिससे असली का जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो जान है, वो अंग्रेजों के इतिहास से स्टार्ट होता है कि अंग्रेज कैसे आते हैं और किस तरह से भारत पे कब्जा करते हैं और उस समय का क्या क्या कारण था जिसके चलते मुगल साम्राज्य का पतन होता है और अंग्रेजों का उदय होता है। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से गांधी जी, इनके बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम देश की आज़ादी के बारे में पढ़ेंगे और जिसके अंततः ये मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। तो अभी आपको बेसिकली यही ध्यान देना कि पहले हमने पुर्तगाल के बारे में पढ़ा, फिर डचों के बारे में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। अब हम अगले लेक्चर में हम लोग अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे और आगे की वीडियो को देखने के लिए, आगे के हमारे इस सीरीज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।